आदाब नाज़रीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। स्पेशल एट 4 में आज हम बात करेंगे खूनी काउंसलेट की, जिसके इर्द गिर्द बहुत कुछ हो रहा है और एक तरीके से पूरी दुनिया में उथल पुथल भी अब देखने को मिल रही है। दरअसल सऊदी अरब ने सऊदी अरब के ही जाने माने सहाफी जमाल खशोगी के कत्ल की बात को मान लिया है। जमाल खशोगी 1 साल से अमेरिका में रह रहे थे। वॉशिंगटन पोस्ट के लिए वो कॉलम लिखा करते थे, मुसलसल वो अपने कॉलम्स लिखते थे, लेकिन उनके कत्ल पर अभी तक अमेरिका ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया। ऐसा क्यों है? जमाल खशोगी के मामले में भी क्राउन प्रिंस पर सवाल उठ रहे हैं। मामला इसलिए इतना बड़ा माना जा रहा है क्योंकि खशोगी सऊदी अरब और खासकर क्राउन प्रिंस के सख्त तनकीददार थे। वहीं दुनिया भर के ह्यूमन राइट्स तंजीमें कई दिनों से अमेरिका से मुतालबा कर रही हैं कि वो सऊदी अरब पर एक्शन ले, उस पर सख्त पाबंदियां लगाएं, जिसके बाद अब अमेरिका ने यह कहा है कि वो खशोगी मामले पर सऊदी अरब पर इक्तिसादी दबाव डालेगा। वहीं सऊदी अरब ने भी जवाबी हमला करने की बात कही है। तो सवाल यह उठता है कि क्या इससे 2 करीबी दोस्तों के बीच भी टकराव के आसार पैदा हो गए हैं? अगर ऐसा है तो अब अमेरिका का अगला कदम क्या होगा? क्या यमन बहरान में उलझे सऊदी अरब की फौज को मिलने वाली अमेरिकी फौजी मदद भी रोकी जा सकती है और इसका आलमी सतह पर क्या असर पड़ेगा? इसके अलावा टर्की का जो रोल है वो क्या रहेगा? क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले टर्की सदर ताइब अर्दगान ने सीधे तौर पर यह कहा है अपने ऐवान में कि ये वेल प्लान्ड मर्डर था, हमारे पास इसको लेकर के पुख्ता सबूत हैं और यह पता होना चाहिए कि आखिर ऑर्डर किसने दिए थे। तमाम सूरत हाल हैं और इसका आने वाले वक्त में किस तरह से न सिर्फ दुनिया पर बल्कि हिंदुस्तान के पस मंजर में भी क्या असर पड़ेगा, इस पर जरा हम तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद होगा, लेकिन एक खुसूसी रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। सऊदी सहाफी जमाल खशोगी 2 अक्टूबर को इस्तांबुल में मौजूद सऊदी काउंसलेट में जाने के बाद से गायब थे। तुर्की सरकार ने काउंसलेट में ही खशोगी के कत्ल की बात कही, जिससे सऊदी अरब इनकार करता रहा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि उनकी जानकारी के मुताबिक खशोगी कुछ मिनटों या लगभग 1 घंटे बाद काउंसलेट के पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गए थे। लेकिन अब 2 हफ्तों के बाद सऊदी ने माना कि काउंसलेट के अंदर मारपीट के दौरान खशोगी की जान चली गई। हैरानी की बात यह है कि पहले यही सऊदी अरब सहाफी जमाल खशोगी के कत्ल पर मुसलसल इनकार करता रहा था, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसने सच कबूला? क्या इसके पीछे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ये धमकी है? Nobody of the various investigation groups at this moment know, but we'll find out. They haven't identified that? It's a concern. We'd like to find out where it is and what happened, and I think we're inching our way there. Are you satisfied that some of them have been fired? No, I'm not satisfied until we find the answer, but it was a big first step. It was a good first step, but I want to get to the answer. लेकिन अब सऊदी अरब पर बैनुल-अक़वामी दबाव बढ़ता जा रहा है। दुनिया के ताकतवर मुल्क जर्मनी, फ्रांस, बर्तानिया और यूरोपियन यूनियन ने सऊदी से जवाब मांगा है। कत्ल किए गए सहाफी की लाश कहां है? वहीं जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने सऊदी अरब को दी जाने वाली हथियारों की बिक्री पर रोक लगाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो मौजूदा हालात में सऊदी अरब को हथियार बेचना जारी नहीं रख सकती। उधर जमाल खशोगी के लापता होने के बाद और फिर कत्ल के बाद अमेरिका समेत कई मुल्कों ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने का फैसला किया। इसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी रियाज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने से माजरत की है। दरअसल खशोगी ने अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में शाया अपने मज़ामीन में क्राउन प्रिंस सलमान के कई कदमों पर सवाल उठाए। इनमें यमन की जंग और कनाडा के साथ हुए सिफारती तनातनी और खवातीन के ड्राइविंग पर रोक हटाने के बाद खवातीन हुकूक के कारकुनान की गिरफ्तारी जैसे कई इशूज शामिल हैं। खशोगी ने अपने एक इंटरव्यू में यहां तक कहा कि वो भी क्राउन प्रिंस को एक इस्लाह करने वाले के तौर पर देखते हैं, लेकिन परेशानी ये है कि वो सारी ताकत अपने हाथ में रखना चाहते हैं। खशोगी के कत्ल के बाद अब दुनिया की कई दिग्गज कंपनियों ने सऊदी अरब में होने वाली कॉन्फ्रेंस में हिस्सा न लेने का फैसला किया है। यह सऊदी क्राउन प्रिंस के लिए बड़ा झटका है। इससे सऊदी मईशत में डाइवर्सिटी लाने का उनका ख्वाब बिखर सकता है, जो तेल सनत पर सऊदी अरब की जरूरत को खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए खशोगी की गुमशुदगी पर सऊदी अफसर को जवाब देना ही होगा।
वहीं माना जा रहा है कि सऊदी अरब भी अमेरिका की तरफ से पाबंदी लगाए जाने की हालत में जवाबी हमला कर सकता है और वो तेल की पैदावार घटा सकता है। माहिरीन मानते हैं कि अगर सऊदी अरब अपने तेल पैदावार में कटौती कर दे तो इससे तेल के बाजार में खलबली मच सकती है, जिससे एकदम से दाम बढ़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। इन सब के बीच सबकी नजरें जो हैं वो टर्की पर ही लगी हुई थी कि आखिर टर्की का क्या इसमें रद्द-ए-अमल सामने आता है, क्योंकि वहां पर जो जांच चल रही है उस तहकीकात में क्या निकल करके सामने आता है। और अब से कुछ ही देर पहले टर्की के सदर तैयब अर्दगान ने साफ तौर पर अपने ऐवान में कहा कि हमारे पास बहुत स्ट्रांग एविडेंस है कि ये एक वेल प्लान्ड, प्री प्लान्ड मर्डर था, वो बेहद वायलेंट था। और उन्होंने सवाल ये भी पूछा कि उन्होंने एक तरह से सवाल खड़ा किया कि यह पता होना चाहिए कि आखिर ऑर्डर्स किसकी तरफ से दिए गए थे। ये तमाम जो पहलू हैं उस पर हम जरा तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट कमर आगा साहब हैं, इसके अलावा हमारे साथ फॉर्मर एम्बेसडर है जे.के. त्रिपाठी जी, और साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट अनुराग वर्मा जी। आप सभी का बहुत इस्तकबाल है। और आगा सर, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाह रहा हूं कि इन सब के बीच अगर हम देखें जो टर्की से अभी जो ताजा अपडेट आ रहा है, जो डेवलपमेंट है, उसको किस तरह से देखें, जब सीधे तौर पर यह बात सामने आ रही है कि ये प्लान्ड मर्डर था। उन्होंने सवाल भी पूछा कि आखिर किसने ऑर्डर्स दिए। इन सब के बीच सर ये भी बात है कि एक सहाफी के मौत से किसको क्या फायदा, इसी में शायद सारा जवाब छिपा हुआ है। मैं चाहूंगा सर आप उस पर जवाब दें। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि टर्की शुरू से कह रहा था कि ये मर्डर कॉन्सुलेट के अंदर हुआ है, सऊदी कॉन्सुलेट के अंदर हुआ है। और उनका कहना ये था कि ये सऊदी ऑफिशियल्स जो वहाँ से आए थे 2 जहाज़ में भर के, उन लोगों ने इनका मर्डर किया। और तीसरी चीज़, उनका इशारा हमेशा हाई अप्स के ऊपर हुआ, यानी किंग या ख़ासतौर से उन्हीं ने मोहम्मद बिन सलमान का नाम डायरेक्टली तो नहीं, मगर उनका इशारा हमेशा उन्हीं की तरफ से होता रहा था और आज भी वो इसी को मेंटेन करे में है। दूसरी तरफ ये भी है कि ये काउंसलेट घेरे में शुरू पहले दिन से बनी हुई थी। ये लोग लगातार डिनाइल करते रहे और फिर बाद में उनको कबूल करना पड़ा। ये लोग जो मर्डर हुआ है किसने किया है ये तो पता चल गया कि वो लोग गए थे, उन लोगों ने मर्डर किया। उसमें कथानी जो उनके मेन एडवाइज़र हैं, एक उनका नाम आ रहा है, और उसके अलावा दूसरे लोग जो इंटेलिजेंस एजेंसीज या पर्सनिक एक्सपर्ट्स वगैरह, उन सब के नाम आ गए हैं, अरेस्ट भी हो गए हैं, उन लोगों के ऊपर बयान दे दिया गया है। मगर अब ये देखना है कि कौन इसके पीछे है। ये बात मैं समझता हूँ कभी भी खुल के नहीं आएगी। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को साफ साफ कह दिया है कि लगता है कि रोग एलिमेंट थे जिन्हीं ने मारा, यानी मारने का उनके पास वो नहीं था हुक्म, बल्कि झगड़ा वहाँ हो गया और उसमें मारे गए। और दूसरी तरफ ये भी है कि एक तरह से उन्हीं ने उनको बचा भी लिया जिसने भी मर्डर किया था, यानी उस क्राउन प्रिंस के बचाने की बात कर उन्होंने कर दी है। और ये है कि किंग सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद दोनों ने ही डिनाई किया है कि वो इस मर्डर से उनका कोई लेना देना नहीं, उन्हीं ने बिल्कुल मारने का कोई इस तरह का इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था। लेकिन एक चीज़ है कि सऊदी अरबिया में ख़ासतौर से ये जो इस समय जो उनके डिफेक्टो रूलर हैं, जो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो हैं, ये डिसेंट को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, हमने देखा है। इनकी दूसरी चीज़ ये भी है कि ये बहुत जल्दी में डिसीजन लेते हैं। यमन की वार हो जैसे, उसके नताइज हम सब देख रहे हैं कितने बुरे हो रहे हैं, और उसमें अभी तक काफ़ी वक्फा बीत गया, लेकिन अभी तक उसमें किसी की जीत या हार नहीं हो पा रही है, और न आने वाले वक्त में होगी। फिर उसके अलावा जिस तरीके से इन्हीं ने अपने भाइयों को अरेस्ट किया, वो भी एक है, उसमें बिलियन वही बात सर जो जी। और फिर हरारी का भी जिक्र है, जो प्राइम मिनिस्टर थे। नहीं, जो खाशकजी कहते थे कि सारी पावर अपने पास रखना चाहते हैं, वो अपने तमाम जो उनके आर्टिकल्स हैं उसमें वही यही बात कहते थे। और वही बात जो आप भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये चीजें दिखती हैं, एक बालादस्ती बना रखने की और पावर गेम की। सर मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ इस वक्त
सीनियर इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट डॉक्टर वेल अवाद साहब भी स्काइप के जरिए जुड़ चुके हैं। सर आपका भी बहुत इस्तकबाल है। सर मैं बाकी मेहमानों के पास आऊं उससे पहले अवाद साहब मैं आपके ही पास आना चाह रहा हूं कि आप किस तरीके से देखते हैं अभी जो तैयब अर्दगान साहब का जो बयान सामने आया है, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ये प्री प्लान्ड था, हम ये कह रहे हैं, हमारे पास एविडेंस है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इसके ऑर्डर्स किसने दिए। इसको आप किस तरह से देखते हैं सर? एक सहाफी के कत्ल से किसको क्या फायदा? देखिए, सबसे पहले ये जमाल खशोगी पहले वाला आदमी नहीं है जो सऊदी वाली का मोनार्क में आज सऊद में कम से कम 70 साल के अंदर है जो रूलिंग ऑफ सऊदी अरेबिया। उसी के अलावा काफी लोग उन्होंने डिसेंट में, अपोजिशन में, सब लोग वहां पर ले गया था। वो उसके बाद किसी को मालूम भी नहीं है ये आदमी कहाँ चला गया था। खशोगी में उसके लिए इंटरनेशनल इशू हो सकता है क्योंकि तो वाशिंगटन पोस्ट लिखने के लिए, और उसके बाद सब लोग मालूम हो गया इस आदमी के जब तक MBS आ गया था क्राउन प्रिंस में, सारी दुनिया में सारी जगह में खराब हो गया। मतलब ये सऊदी अरेबिया के अंदर भी है और नेबरिंग कंट्री भी है, जैसे यमन हालत में आप देख रहा हो, और सीरिया के, इराक और तुर्की के रिलेशनशिप और ईरान के रिलेशनशिप, और सऊदी अरेबिया तुरंत से उनकी इजराइल के साथ में जाएंगे। तो इतना मतलब ये सारे लोग वहां पर हुए तो बिल्कुल गुस्सा हो गया। इस आदमी के लिए काफी परेशानी है। दूसरी बात ये उन्होंने खुद ये कहा था, खुद कर दिया था, उनकी माँ है, उनकी भाई है, कजन रिश्तेदार है, 300 प्रिंस है, उन्होंने अंदर जेल में रखा था रिट्ज होटल में। उसके बाद $700 बिलियन उन्होंने निकाल दिया था ब्लैकमेलिंग में। यानी अगर ये उसका इंटेंशन है, इस आदमी का है मेंटली अनस्टेबल है, उसके लिए वो कोई डॉक्टर दिखाना चाहते, इसलिए ही इज नॉट फिट फॉर रूलिंग द कंट्री। खशोगी जब तक वहां पर उनकी डिसेंट भी नहीं है, खशोगी सिर्फ उनकी काफी सऊदी अरेबिया वाले लोग के साथ में है जो हम लोग जान पहचान है उनकी। जब तक ये तालिबान के टाइम अल-कायदा में उन्होंने अफगानिस्तान भी गया था, और उसके बाद वो बिकम द स्पोक्स पर्सन ऑफ द सऊदी गवर्नमेंट, जैसे उन्होंने अप्रोच किया था बिन लादेन में, वही अप्रोचमेंट विद सऊदी रॉयल फैमिली। उसके बाद फिर उन्होंने वहां पर वो ज्वाइन किया था विद द सलफिस्ट मूवमेंट। उसके बाद उन्होंने अमेरिका में गया था जब तक उनकी सोच रहा था यहाँ पर कोई न्यूज़पेपर शुरू किया था, और उसके बाद अभी तक जो मारने से पहले। ठीक है, लेकिन सर ये तो कहीं ना कहीं उसके आसपास की बात है। मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे कि सर कि इसकी बुनियाद में क्या है, कौन है और इसके पीछे क्या है, ये जानना चाह रहा हूं। आपको क्या लगता है सर? सवाल मेरा है? जी हाँ सर, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। नहीं, देख लो, आदमी के लिए उन्होंने डिसेंट है। जब तक उनकी MBS सारा लोग उनके खानदान वाले लोग अंदर डाल दिया था, वो तो बिल्कुल लिबरल आदमी है, लेकिन उनके लिए वो गया थे के लिए जैसे हम लोग बाहर वाले गए रहते, हमारे एम्बेसी या कौंसलेट जाना पड़ेगा, हमारे पासपोर्ट का प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आदमी के अंदर जाएंगे, पहले आप कह रहे हम आ गया पर 15 दिन के बाद आप कह रहे हम लोग आदमी अंदर मर गया। तो अगर अंदर मर गया तो बदी कहाँ है? तो इसलिए आप जितना झूठ बोलते वो इतना इंटरनेशनल इशू बन जाते। नोबडी क्रेडिबिलिटी ऑफ योर कंट्री तो खराब हो गया ना। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं आपके पास आता हूं। त्रिपाठी सर, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि इस सब का असर जो है, जो अगर हम देख रहे हैं उथल पुथल भी नजर आ रही है, रियाद कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहां होने वाली है, उसका बायकॉट भी लगातार किया जा रहा है तमाम ममालिक के जरिए। इन सब के बीच अमेरिका की तरफ से कहीं ना कहीं ये बस दिखाने की कोशिश हो रही है कि हम नाराज हैं, हम पाबंदी लगा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात कही जा रही है कि अमेरिका को सब कुछ पता ही था। यह सिर्फ इंटरनेशनली दिखाने की कोशिश है सिर्फ। इसका जो असर है और जो कुछ भी सरगर्मी हो रही है, उसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव आप क्या देखते हैं? देखिए, इस घटना का असर एक तो सबसे बड़ा यूरोपियन यूनियन पर पड़ेगा। अच्छा। यूरोपियन यूनियन ने, ब्रिटेन तो अलग है, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन में फ्रांस, जर्मनी ने इसकी मजम्मत की है सीधे और ये कहा है कि हम इनको किसी तरह का हथियार नहीं देंगे। जर्मनी में तो एंजेला ने साफ कह दिया। इसके साथ ही साथ देखिए, एक इस चीज पे फर्क पड़ सकता है जो कि तेल का उत्पादन है। जैसा कि आपने बताया, सऊदी अरब ने कहा है कि हम तेल का उत्पादन बंद कर देंगे जिससे तेल महंगा हो जाएगा। ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि तेल अगर महंगा होगा तो इससे अमेरिका पे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अमेरिका के पास तेल के इतने रिजर्व्स हैं कि वो 1.5 साल 2 साल तक आराम से अपना काम चला सकता है। अमेरिका परेशान इसलिए है कि अमेरिका सऊदी अरब को $1 बिलियन के हथियार सप्लाई करता है और वो सप्लाई खत्म हो जाएगी
रोकनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। ट्रंप ने कहा भी है कि ये सप्लाई रोकने से 10 से 20 हजार तक के लोग हमारे यहाँ बेकार हो जाएंगे, जो हम नहीं चाहते। इसलिए ट्रंप घूम फिर करके किसी न किसी तरह से बचाव करने की मुद्रा में आ रहे हैं। और रही बात बाकी देशों की, तो हाँ, अगर तेल की सप्लाई कम होती है तो बाकी देशों पे बड़ा फर्क पड़ेगा। और इन बाकी देशों में हमारा मुल्क भी है, चीन भी है, और भी जहां की तेल का उत्पादन ज्यादा नहीं। लेकिन सर तेल का प्रोडक्शन कम करने का क्या कदम उठाया जा सकता है? इतना आसान है, इतना इजीली? अगर आप पर पाबंदी, क्योंकि अमेरिका पाबंदी लगाएगा, उसके रिएक्शन में ये बात कही जा रही है कि प्रोडक्शन कम किया जा सकता है, लेकिन क्या अमेरिका पाबंदी लगा देगा? ये भी मुझे नहीं लगता कि अमेरिका पाबंदी लगाएगा, क्योंकि अमेरिका के पाबंदी लगाने का मतलब कि उनका जो हथियारों का जखीरा जो वो बेचते हैं सऊदी अरब को, उसका क्या होगा? और वो सबसे बड़ी बात है जिसमें वहां जो आर्म्स प्रोडक्शन लॉबी है वो ट्रंप को ये नहीं करने देगी, और ट्रंप उस लॉबी के भरोसे से चल रहे हैं, तो ये नहीं होगा। हाँ, ये चीज है कि दुनिया में तमाशा होगा, कई बार मजम्मत होगी, कई बार आवाजें उठेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये भी एक फेज हो जाएगा, जैसा कि लेबनानीज पीएम के साथ हुआ था। ठीक है अनुराग सर, मैं आपसे एक चीज समझना चाह रहा हूं कि एक सहाफी, वो ठीक है कॉलम लिखते थे, और जाहिर सी बात है वो सऊदी अरब में इस वक्त बरसर इक़्तिदार जो क्राउन प्रिंस हैं उनके खिलाफ, उनकी पॉलिसियों के खिलाफ लिखा करते थे। जाहिर सी बात है कि वो कहीं ना कहीं उनके आंख में खटकते रहे होंगे, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि बाकायदा एक 15 लोगों की टीम वहां जाती है, इस तरीके से वेल प्लान्ड तरीके से, जो अभी तक नजर आ रहा है, हम उस पर बात कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह रही होगी कि इस तरह का कदम उठाने की जरूरत पड़ रही? देखिए, इस पूरे एपिसोड में, इस पूरे घटनाक्रम में यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या अब हमारी इंटॉलरेंस, हमारा जो सहन, अपनी आलोचना को, यानी अपना क्रिटिसिज्म को सहने की क्षमता इतनी हद तक कम हो गई कि हमारा जिसने विरोध किया हम उसे मार देंगे? जर्नलिस्ट को मारा जाना, इसको, इस मुद्दे पे कम से कम दुनिया के सभी बड़ी ताकतों को एकजुट होने की जरूरत है, और एक कोई पॉलिसी या एक कोई ऐसी चीज बनाने की जरूरत है कि जर्नलिस्ट को मारा ना जा सके। अगर आप अपने क्रिटिसिज्म को लेके इतने ज्यादा इंटॉलरेंट है, तो भाई इस तरह, जिस तरह से हम ग्लोबल विलेज की बात करें, जिस तरह से हम जो है डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, बहुत मुश्किल हो जाएगा। जर्नलिस्ट की मौत किसी भी तरीके से एक सभ्य समाज के लिए एक अच्छा साइन नहीं है, और उस मुद्दे पे, चाहे वो ट्रंप का मामला हो, चाहे वो किसी भी देश का, यूरोपियन यूनियन का मामला हो, किसी भी, इस मामले पे कम से कम अपने हर देश को एकजुट होने की जरूरत है, और उस पे एक ना एक बैठ के एक पॉलिसी होने की जरूरत है कि किसी भी वजह से, भाई अगर वो कॉलम लिख रहे हैं, वो अगर प्रिंस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो उनका अधिकार है, वो उनका हक है। एक सभ्य समाज की ये जरूरत है, हर आदमी को अपना एक आलोचक होने की उसके पास जरूरत है, ये होना चाहिए। इसको लेके इतना ज्यादा रिएक्शन, इस लेवल का रिएक्शन हो रहा है, ये क्या आने वाले समय में, मतलब कुवैत के प्रिंस ये चाहते हैं कि उनके खिलाफ कोई आवाज ही ना उठाई जाए, उनको कोई, ठीक है सर। इसका लेकिन एक दूसरा एंगल है, वो भी आपसे समझना चाहूंगा कि वॉशिंगटन पोस्ट में वो लिखते थे, सऊदी में नहीं लिखते थे, वो इंटरनेशनल एक मीडिया में जाता था मामला, इंटरनेशनली वो पूरा जो भी वो लिखते थे उसका कहीं ना कहीं बातचीत होती थी, उसका भी क्या कुछ असर हो सकता है मैं समझूंगा। लेकिन सर, हमारे साथ मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट शौकत भारती जी फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। शौकत सर, आपका भी बहुत इस्तकबाल अजीज सलाम पर। जी शुक्रिया सर। ये पूरे डेवलपमेंट के बारे में मैं आपसे रिएक्शन चाहूंगा कि 2 अक्टूबर से लेकर के अब तक जो कुछ भी हुआ, और आज तैयब अर्दगान साहब का जो बयान सामने आया है ऑफिशियल तौर पर, किस तरह से देखते हैं पूरे सिनेरियो को आप? हेलो। जी हाँ सर। हेलो जी, क्या कह रहे हैं आप? जी सर, मैं इस पूरे डेवलपमेंट, सर आवाज क्या आप तक पहुंच पा रही है? जी 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 पहुंच रही है जी। मैं ये जानना चाह रहा हूं सर कि जो 2 अक्टूबर से लेकर के अब तक जो सिनेरियो है पूरा, उसको मैं समझना चाह रहा हूं कि आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आज तैयब अर्दगान साहब का भी सीधे ऑफिशियल एक तरीके से जो बयान सामने आया, उन्होंने साफ तौर पर जब ये कह दिया कि हमारे पास जो एविडेंस है कि ये प्री प्लान्ड मर्डर है, और सवाल भी उठाया उन्होंने कि आखिर इसके पीछे कौन है, ऑर्डर्स किसके थे। ये पूरा जो सिनेरियो है अब तक का, इसको किस तरह से आप बयां करते, कैसे देखते हैं सर? देखिए, मैं तो लगातार आपके साथ वर्ल्ड न्यूज में इस पर अपना ओपिनियन रख रहा हूं, और सबसे मेन बात है कि इस मर्डर में सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, इंटेलिजेंस के लोग हैं, ठीक है, इसके अंदर जनरल्स हैं, इसके अंदर फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट्स हैं, और ये जो अभी
वो जो कुएं के अंदर, वो कॉन्सुलेट के अंदर जो वेल है, वहां से जो 15 टुकड़े निकले हैं और ये पता चला कि इस मर्डर का प्लान बाकायदा तौर से बहुत पहले से बनाया जा चुका है। तो अब ये तो पता चल गया कि किस तरह से, मतलब ना इंटरनेशनल कानून का की कोई अहमियत है, ना जर्नलिस्ट की कोई जर्नलिज्म की कोई इंपॉर्टेंस है, यानी कुछ नहीं है सऊदी अरेबिया के अंदर, और ये जंगल राज बना हुआ है। और इसकी वजह जो है, जो मेरे समझ में आती है, मेरे समझ में आती है कि ये अमेरिका का कुछ ज्यादा सऊदी अरेबिया को प्रिविलेज देना, और ट्रम्प का जो दामाद है वो सलमान का दोस्त है एक, और इसके वजह से इनको प्रिविलेज मिलती चली जा रही है। इन्होंने रफीक अल हरीरी का किडनैप करवाया, इन्होंने यमन पर किलिंग किया, ये लगातार सब कुछ कर रहे हैं और इनको पूरे तरीके से प्रोटेक्शन मिला हुआ है ट्रम्प का। और ट्रम्प का प्रोटेक्शन इसलिए मिला हुआ है कि नेतन्याहू को सबसे ज्यादा हेल्प जो है वो सऊदी सरकार कर रही है। एक बात तो ये है, और जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप ये देखें कि 21 अप्रैल को एक हमला हुआ था महल के ऊपर, जिसके बाद से मोहम्मद बिन सलमान को आज तक कोई वीडियो फुटेज नहीं दिखाई दिया। तो मे बी पॉसिबल कि ये मोहम्मद बिन सलमान को रिप्लेस करने के लिए भी एक स्क्रिप्ट लिखी गई हो कि भाई जब ज्यादा प्रेशर बिल्टअप हो तो हम कहें कि मैंने मोहम्मद बिन सलमान को हटा दिया और इस केस को खत्म करवा दिया। तो ये भी एक मेरा ख्याल है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन मैंने जो सर्च किया 21 अप्रैल को जो अटैक हुआ था महल के ऊपर, उसके बाद से मोहम्मद बिन सलमान का पॉम्पियो के साथ, बोल्टन के साथ, सबके साथ फोटो तो आ रहा है, आज तक कोई वीडियो नहीं दिखाई दे रहा। तो ये भी हो सकता है कि इस मिस्ट्री को खत्म करने के लिए मोहम्मद बिन सलमान को साइड कर दिया जाए कि हमने इनको हटा दिया और उसके बाद जो है ये मामला भी हल हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ठीक है सर, ये तो हो गया सर। मैं बहुत जल्दी से आपसे एक रिएक्शन चाह रहा हूं कि इसका असर आप क्या देखते हैं इन फ्यूचर? देखिए, सऊदी अरब को शेल्टर पूरी तरीके से मिलेगी, क्योंकि वो ऑयल पॉलिटिक्स का पूरा यूज करेगा। ठीक है, अमेरिका जब तक ट्रम्प है, सऊदी अरेबिया के खिलाफ कुछ नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा मोहम्मद बिन सलमान को हटा दिया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। ठीक है सर, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगा सर, मैं आपके पास एक बार फिर से आना चाह रहा हूं। देखिए, ऑल पॉलिटिक्स का जो जिक्र हो रहा है ये बहुत ज्यादा मेन हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली इसका सीधा असर बहुत ज्यादा तमाम ममालिक पर भी पड़ेगा, पूरी दुनिया पर पड़ेगा, हिंदुस्तान पर पड़ेगा। लेकिन अमेरिका को बहुत ज्यादा शायद इतना परेशानी कम से कम साल 1.5 साल ना हो। त्रिपाठी सर ने खुद इस बात का भी जिक्र किया। मैं इसको जरा समझना चाहूंगा कि क्या इस तरह से, जैसा शौकत भारती जी कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सलमान साहब को हटा दिया जाएगा, यही हो जाएगा? नहीं, मैं नहीं समझता कि सलमान को हटाया जाएगा। अच्छा। इस वक्त ये उनकी एनालिसिस है और मैं इस कंक्लूजन पे बिल्कुल नहीं पहुंचा हूं। अच्छा। इसलिए कि कल भी ट्रम्प साहब ने सलमान की बहुत तारीफ की है। लेकिन मतलब उसको शेल्टर तो मिलता रहेगा, शेल्टर तो मिल रहा भी है। शेल्टर क्या, वो उनका बहुत सऊदी अरेबिया बहुत ट्रस्टेड एलाई है। और दूसरी बात ये कि वहाँ पे जो सक्सेशन प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए ट्रम्प साहब ने पूरा जोर लगाया था और वो चाहते थे कि ये लोग वहाँ पे पावर में आए। सलमान को उन्हीं ने किंग बनाने के बाद उनको रिकॉग्नाइज किया। और फिर दूसरी बात ये कि और बाज़ मर्तबा सर ये कहा भी जाता है कि क्राउन प्रिंस जो एक डिप्लोमेटिक स्टेप्स लेते हैं वो इशारे पर ही लेते हैं। देखिए, 2-3 चीज़ें, बिल्कुल सही आपने कहा, 2-3 चीज़ें हैं। इस वक्त अमेरिका की जो प्रॉब्लम है वो ईरान है और ईरान से लगातार टेंशन बढ़ते चले जा रहे हैं और वहाँ पे ईरान पॉलिसी में सऊदी अरेबिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। और दूसरी बात, प्रिंस कम से कम एक मोहरे के तौर पर तो इस्तेमाल बार बार होता रहेगा ईरान पॉलिटिक्स की अगर बात करें। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट उनका रोल है वहाँ के ऊपर सऊदी अरेबिया का। सऊदी अरेबिया के रिलेशन इजराइल से भी इसको लेके बहुत अच्छे हैं। दोनों इस वक्त इजराइल भी चाहता है और अमेरिका भी इनसे बहुत खुश है। फिर उसके बाद शौकत साहब अभी जिक्र कर रहे थे कुशनर का, जो कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के एडवाइज़र भी हैं, वहाँ पे व्हाइट हाउस के भी एडवाइज़र हैं, वो उनका जिक्र कर, उनके बड़े अच्छे टर्म्स हैं इनके लिए। तो उसमें देखिए, तेल के जहाँ तक आप बात कर रहे हैं,
अमेरिका से जब भी टेंशन बढ़ेगा उस रीजन में ईरान को लेके, तेल के दाम बढ़ेंगे, ये तय बात है। और वो तेल के दाम सऊदी अरेबिया की वजह से नहीं बढ़ेंगे, बल्कि ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगने जा रहे हैं 4 नवंबर से, उसकी वजह से तेल के दाम बढ़। तो फिर यानी कि सऊदी अरब तो फिर ऑयल पॉलिटिक्स का कोई इस्तेमाल कर ही नहीं पाएगा, मतलब अगर हम इससे अलग देखें तो अब कर नहीं सकता। उन्हीं ने पहले कर लिया था, ऑयल एम्बार्गो एक बार लगाया था, उसके बाद अब पॉसिबल नहीं है। हालांकि उनके पास ये एक ऐसा वेपन है जो। तो सर ये मैं सर मुझे ब्रेक पर जाना, मैं थोड़ा समझना जल्दी से चाह रहा हूं सर कि ये एनालिसिस जो निकल करके सामने आ रही है कि अगर अमेरिका ने पाबंदी लगाई तो फिर वो प्रोडक्शन घटा सकता है। पहले तो ये कि क्या पहली सूरत ही होगी, क्या अमेरिका पाबंदी लगाएगा, और अगर लगाता भी है तो क्या वो ऑयल प्रोडक्शन कम करेंगे? ये दोनों ही चीजें साहब कह रहे हैं कि शायद नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी पाबंदी अमेरिका उनके ऊपर लगाएगा, इसलिए कि ऐसा नजर नहीं आ रहा। लेकिन सर मॉरली कुछ स्टेप तो लेने पड़ेंगे अगर अभी देखा जाए तो, इंटरनेशनली जो दबाव दिख रहा है। वो छोटी मोटी चीजें होंगी, पहले ये प्रूफ करना बड़ा मुश्किल होगा कि ऐसा हुआ कि नहीं उनके क्राउन प्रिंस के इशारे पे हुआ। दूसरी बात ये कि कोई सीरियस सैंक्शंस या बड़े सैंक्शंस वो नहीं बिल्कुल जाएंगे। उन्हीं ने पहले ही कह दिया है कि ये रोग एलिमेंट। तो सर जो चीजें निकल करके सामने आ रही हैं, इतना तो साफ हो गया कि मर्डर हुआ है, लेकिन अब उसके पीछे क्या है, कॉज जो है, उसके बाद जो आगे आने वाले वक्त में क्या चीजें हो सकती है, उस पर जरा हम बात करेंगे। लेकिन वेल अब्बास साहब मैं आपके पास आना चाह रहा हूं सर। देखिए वजह एक बहुत बड़ी चीज है इन सब के पीछे कि आखिर वजह क्या है, एक सहाफी के कत्ल से क्या फायदा ऐसा मिलेगा? क्योंकि ऐसा नहीं है कि सहाफी जो है वो सरकार को तनकीद नहीं करते हैं, क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, लेकिन बाकायदा 15 लोगों की टीम भेजना, पहले से प्लान करना, यहां तक प्लान करना कि दाढ़ी लगा करके और एक बॉडी डबल बनाया जाए ताकि लोगों को पता ना चले। तो इतनी बड़ी ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी, क्या ऐसी बात हो गई थी, क्या ऐसी आफत आ गई थी कि एक सहाफी का कत्ल करने के लिए बाकायदा इतने बड़े लेवल पर प्लानिंग हुई? देख लो, जो लोग उन्होंने अभी अक्यूज किया 15 आदमी से, उनकी एक नाम है जो आ गया था, कहतानी के नाम है। ये कहतानी उनकी एक ग्रुप बनाया, वो ब्लैक लिस्ट ग्रुप बनाया था ट्विटर में। आप अगर उनकी ट्विटर विजिट कर सकते हो, दिखा सकते हैं। उन्होंने क्या लिखा है, सारे लोग वही जो डिसेंट्स है, जो अपोजिंग टू द किंग में उन्होंने लिस्ट बनाया था, ये सबको हर हालत में हमको हटा देंगे, किसी तरीका भी है, दे विल एलिमिनेट देम। तो इसलिए उन्होंने इसकी जमाल काशिफ सबसे पहले वाला ये भी है, एक ऑस्ट्रेलियन भी है, सऊदी वाली का डिसेंट्स भी है, वो लड़की भी कल भी आए थे, कह रहे दे ट्राइड मी ऑन 2017 भी ट्राई किए। आप लोग मालूम भी नहीं है, काफी देश में अभी तक कम से कम 40 डिसेंट सऊदी में उसको साइफून किया सीक्रेटली, किसी को बताते भी नहीं है, क्योंकि सऊदी वाले का पैसा यूज किया था इस देश में, इस मुल्क वाले के लोग है, उन्होंने साइफून किया वापसी। तो अभी उनकी क्या सारी सऊदी डिसेंट जो यूरोप के अंदर है, अभी तक सबको वहां पर सीक्रेटली सेंड बैक टू रियाद, लेकिन कोई बात नहीं करते क्योंकि देयर वाज नो नॉइज ऑन दिस। लेकिन ये जब तक मर गया था, जब मारा, इट इज अ क्राइम, ये क्राइम, और इंटरनेशनल कम्युनिटी कह रहे दिस इज अ ह्यूमन राइट इशू। ये तो मार दिया था, इस तरीका मारने के लिए 15 आदमी भेज दिया, एक बुचर, एक इलेक्ट्रिक शो, एक 5 बॉडीगार्ड, और इतना 2 फ्लाइट में गया था, और कह रहे ओनली नेगोशिएटिंग, और आदमी 7 साल की उम्र है। ऐसा तरीका थोड़ी होता है। इट इज अ प्लान, प्री प्लान किलिंग, इट्स अ क्राइम। इसलिए उन्होंने ये बिल्कुल, ये तो हर तरीका उन्होंने लोग क्या कहते हैं, हमको निकालना चाहिए आदमी का, किसी को अपोजिंग टू द क्राउन प्रिंस, वो अपोजिंग टू द क्राउन प्रिंस। अब काफी लोग एक सऊदी अरेबिया, लेकिन एक चीज और भी है, ये लोग जो लोग मालूम भी नहीं है सर, मैं ये भी समझना चाह रहा हूं सर कि इसका जो है अब असर क्या देख रहे हैं, क्या वाकई जो बात कही जा रही है कि इंटरनेशनली दबाव तो पड़ रहा है, सऊदी अरब पर भी इंटरनेशनली दबाव है, तभी जाकर के उसने माना कि हाँ हमसे गलती हो गई, ये गलती हुई है, काउंसलेट में मर्डर हुआ है, लेकिन हमें पता नहीं था। लेकिन अब जो डैमेज कंट्रोल की कोशिश है वो कारगर साबित होती है नहीं होती है बात की बात है, लेकिन इसका असर तो होगा इंटरनेशनल दबाव के चलते ही सही। क्या आगे आप सूरत देखते हैं? देख लो, क्रेडिबिलिटी ऑफ सऊदी अरेबिया खत्म हो गया। मोहम्मद बिन सलमान, इसका क्रेडिबिलिटी वो भी खत्म हो गया था। लेकिन एक चीज आप ये समझ लो, 1957 अमेरिका और आल सऊद में उन्होंने एक अकॉर्ड साइन किया था, आइजनहावर अमेरिकन राष्ट्रपति है, उन्होंने साइन किया था प्रोटेक्शन ऑफ द सऊदी मोनार्क, यानी सऊदी तेल पेट्रोल में बेचती डॉलर में, और उनकी ये प्रोटेक्शन कर रहा है नॉर्थ अरब पेनिसुला, वो किंगडम, मोनार्की किंगडम में। यानी मेरा मकसद ये है, कोई भी राष्ट्रपति भी आ रहे विद द अप्रूवल ऑफ यूनाइटेड स्टेट, ये आप लोग समझ लो।
एक सिस्टम बना दिया। त्रिपाठी सर जी ठीक है सर, मैं आ रहा हूं त्रिपाठी सर। लेकिन अगर हाल फिलहाल में सऊदी अरब की बात की जाए तो एक तरह से लग रहा था कि प्रोग्रेसिव वर्ल्ड की तरफ वो आगे बढ़ रहा है, जो क्राउन प्रिंस है बहुत प्रोग्रेसिव हैं, तमाम स्टेप्स ले रहे हैं, 2020 का ख्वाब देखते हैं, अल्टरनेट एक तरीके से इकोनॉमी डेवलप करने की कोशिश करते हैं। माना जाए कि ये सब अब जो ख्वाब है वो ख्वाब ही रह जाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए वो एक दिखावा था, वो एक फ्रंट था, वो एक फेस था कि हम इकोनॉमी को ऐसे ले जाएंगे, हम इकोनॉमी को लिबरलाइज करेंगे, हम सोसाइटी को लिबरलाइज करके ख़वातीन को देंगे हम ड्राइविंग का हक। लेकिन उन्हीं ख़वातीन के हकूक़ के लिए लड़ने वाली दूसरी औरतों को जेल में डाल दिया गया। और ये देखिए, और इसके खिलाफ खुद लिखा था हाँ खाशकजी साहब ने भी। यस, और देखिए एक चीज़ ये मैं अभी अनुराग वर्मा जी कुछ देर पहले कह रहे थे कि ये बड़े ताजुब की बात है कि एक जाने माने सहाफ़ी को, एक इंटरनेशनल पत्रकार को, जर्नलिस्ट को इस तरह से हत्या कर दी गई। तो हमें कोई ताजुब नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके भी पहले पिछले साल आप देखिए जो साद अल हरीरी लेबनानी सिटिंग पीएम के साथ जो बर्ताव हुआ था, प्रोटोकॉल के, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल की सारी धज्जियां उड़ा दी गई थी। पीएम को बुला करके और उनको एक कमरे में ले जा करके, और एमबीएस नहीं मिले बल्कि उनके ये मिले, खतानी मिले, और खतानी ने मिल करके उनको इतना डराया धमकाया और उनसे कहा कि आप ये स्टेटमेंट दीजिए और ये साइन कीजिए और टीवी पे जाइए। तो अब ये सोचिए कि जिस मुल्क में किसी दूसरे मुल्क के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के साथ ऐसा बर्ताव हो, उस मुल्क से यानी एक तरह से सऊदी अरब जो है, सऊदी अरब एज अ नेशन और क्राउन प्रिंस एज अ क्राउन प्रिंस एक्सपोज हो गए। जी बिल्कुल ठीक है, मैं आ रहा हूं सर। अनुराग सर, इन सब के बीच देखिए आपने जिक्र इनटॉलरेंस का किया था। अगर हम इंडिया को बात कर ले, उसके साथ जोड़ ले, ठीक है इस तरीके की चीजें हुई हैं, हमने गौरी लंकेश का कत्ल देखा, कलबुर्गी की बात हम सभी जानते हैं। क्या ये एक इंटॉलरेंट की तरफ पूरा मुल्क, ना सिर्फ देश, पूरा मुल्क बल्कि दुनिया में भी एक तरीके से हवा है और इसको वाकई इंटॉलरेंस के तौर पर देखना चाहिए? देखिए, अगर हम गौरी लंकेश की बात करें, उसको हम इस एपिसोड से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये वहाँ पे ये सरकार के स्तर से हुआ, वहाँ पे प्रिंस ने किया या करा या उनको ऐसा डाउट है, मतलब जो सरकार है उसने किया। यहाँ पे कुछ वर्ग ऐसा था जिनको उनकी बातें पसंद नहीं थी, उन्होंने कर दिया, तो इससे कंपैरिजन थोड़ा। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है, टोटलिटी में समझ रहा था, एक चीज जरूर है कि इनटॉलरेंस इन जनरल आज हम लोगों के बीच आ रही है। वही बात, ये एक बहुत ही गलत साइन है। इससे तो मतलब कि हम आज मैं बोल रहा हूं यहाँ पे बैठ के, आपके स्टूडियो में कई बार बैठ के हम लोग सभी लोग सरकार की आलोचना करते हैं। क्या हमें ये डरना पड़ेगा कि हम जब बाहर निकलेंगे तो हमारे साथ कुछ ऐसा ही हो जाएगा? क्या हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं? इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। मुझे इस प्रॉब्लम इस डायरेक्शन से है। जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है और उसको इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ना कुछ करने की जरूरत है कि कम से कम जो क्रिटिसाइज कर रहा है, जो त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि वो आप प्राइम मिनिस्टर तक, मतलब ये एक बहुत ही डरावनी सिचुएशन है कि आप मतलब हम कहीं सेफ नहीं है। क्या अगर सच बोलने पे आपकी जान जा सकती है, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस दुनिया का हम ठीक है। लेकिन या ये मान लिया जाए कि जो खाशकजी हैं सच बोला, या फिर जो वो कॉलम्स लिखते थे उसी की वजह से ये हुआ? देखिए, वो जो भी वो लिखते थे वो मतलब हम एक तरह से कॉज या रिजल्ट पर पहुंच रहे हैं क्या? बिल्कुल, देखिए वो उनकी अपनी ओपिनियन थी। यहाँ इस दुनिया में आज एक सिविलाइज सोसाइटी में हर किसी को अपनी ओपिनियन, लेकिन सिर्फ वो ओपिनियन के ही वजह से उनके साथ ऐसा हुआ। अब क्या इस तरफ जो तहकीकात है या तमाम चीजें सामने आ रही हैं, हम ये माने कि यही निकल करके सामने आने वाला है? देखिए, अब निकल के क्या आता है ये एक अलग डायरेक्शन है, क्योंकि आप ये भी मान के चलिए कि बहुत सारे सच लोग जानते हैं लेकिन वो बोलते नहीं हैं, और बोलते हैं तो वो प्रूव नहीं कर सकते। तो यहां भी यही प्रॉब्लम है कि क्या सारी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिनके कुछ ना कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है, क्या वो इस मामले में सच बोलेंगे या सच को लोगों के सामने लाना इंटरेस्ट की बात की आपने सर, तो मैं त्रिपाठी सर से समझना चाहूंगा सर कि इंडिया की अगर हम बात कर लें तो हिंदुस्तान का सऊदी अरब से भी अच्छा ताल्लुकात है, उसके अमेरिका से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, टर्की या फिर ईरान से बात कर लें तो वहाँ पर भी हम बहुत अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, यहाँ तक कि अमेरिका की बातों का भी हम ख्याल नहीं रखते हैं और जो ईरान से ताल्लुकात हैं हम उसको बेहतर बनाए रखते हैं। इन सब के बीच
इंडिया को कैसे आगे अपने स्टेप्स लेने पड़ेंगे डिप्लोमेटिक तौर पर? क्या बहुत मुश्किल होने वाला है क्या? देखिए, अभी तो मेरे ख्याल से सऊदी अरेबिया की इस घटना पर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। बिल्कुल नहीं आया। ना हमारे पड़ोसी पाकिस्तान का भी आया, उनकी बात तो समझ में आ जाती है, लेकिन आना चाहिए था क्या सर? उनका कुछ तो आना चाहिए था। हमारी तरफ से मेरे ख्याल से कुछ आना चाहिए था, कुछ बड़ा कॉशियसली प्लान या कॉशियसली वर्डेड स्टेटमेंट आना चाहिए था। वो नहीं आया। हम ये कहते हैं कि भाई मानवाधिकारों का हनन हुआ है, ये हुआ है, उम्मीद करते हैं सच सामने आना चाहिए, सामने आएगा, ऐसे कुछ करना चाहिए। बहरहाल हमने वो नहीं किया। अब इसमें हमारे ऊपर फर्क ये पड़ेगा कि अगर पहले तो जैसे हम लोगों ने सभी की राय है कि अमेरिका कोई ऐसी पाबंदी नहीं लगाने वाला है। अगर अमेरिका पाबंदी लगाता है और सऊदी अरेबिया तेल की सप्लाई कम कर देता है, प्रोडक्शन कम कर देता है, उस हालत में क्या होगा? आप देखिए कि सऊदी अरेबिया के खिलाफ यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, सऊदी अरेबिया के खिलाफ और भी कई छोटे मोटे ममालिक रिबल्स हैं, हाँ, हो जाएंगे, रिपल्स होंगी। अब उस हालत में सारे ये यूरोपियन यूनियन वाले भी, चीन भी कहना शुरू कर देंगे कि हम ईरान से क्यों न संबंध बढ़ाएं अपना। फिर आप ऐसी हालत पैदा कर रहे हो जब हम न तेल ईरान से ले सकते हैं, न सऊदी अरेबिया से ले सकते हैं। छोटे मोटे ठीक है, नाइजीरिया है, वेनेजुएला है, ब्राजील है, वो तेल का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। लेकिन ऐसा नेशन सर हम इन दबाव में शायद नहीं आएंगे, क्योंकि अभी तक तो कम से कम हमारा भी एक स्ट्रांग स्टैंड तो है सर। हाँ है, लेकिन 4 नवंबर के बाद क्या होगा ये देखिए। 4 नवंबर जो है डेडलाइन है। ये भी एक बड़ी बात है, लेकिन कम से कम हमने क्लियर किया। लेकिन आगे सर देखिए, बात वही है, फिर घूमती है बार बार कि आखिर इतनी बड़ी वजह क्या थी, मतलब ऐसे क्या हो गया कि इस तरह का कदम उठाया गया? सर आप तो एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है सर, इसको बहुत और ज्यादा बारीकी से समझ रहे होंगे। मैं वो चाहूंगा कि आप भी अपनी तरफ से बता पाएं कि आखिर क्या कॉज रहा इस पूरी सरगर्मी का, इस पूरी एक वाक़े को कह लें या फिर सिनेरियो का। देखिए, कॉजेस तो बहुत से हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कॉज ये है कि ये बहुत पॉपुलर जर्नलिस्ट थे सऊदी अरेबिया में। ओके। और ये जो इनके मजमून जो लिख रहे थे वॉशिंगटन पोस्ट में या दूसरी जगहों पे, या इनके जो ट्वीट्स होते थे, उनको लाखों सऊदी पढ़ते थे और इनकी बातों पे उनको काफ़ी भरोसा भी था। तो पब्लिक ओपिनियन, प्रिंस को डर था कि कहीं मुल्क के अंदर उनकी पब्लिक ओपिनियन उनके खिलाफ, यानी कि सर एक प्रोग्रेसिव जो छवि बना रहे थे, वो उस प्रोग्रेसिव छवि के साइड बाय साइड जो जमाल साहब बना रहे थे एक छवि, वो उनके लिए खतरा हो रहा था, बहुत बड़ा खतरा था। वो हर चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहे थे इनकी यमन वार को कह रहे थे कि फेलियर है। वो कतर के साथ जो सऊदी अरेबिया के रिलेशन बिगड़े थे उसके वो खिलाफ थे। वो मुस्लिम ब्रदरहुड को कह रहे थे कि इस तरीके से आइसोलेट नहीं करना चाहिए, उसके खिलाफ सऊदी अरेबिया ने उसको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। वो आप एक रफीक हरेरी की भी बात की थी उन्हीं ने, कि उनको बुला के जिस तरीके से उनके साथ डील किया गया वो गलत था। तो वो हर तरह, फिर उसके बाद वो ये कह रहे थे कि इतना बड़ा कदम ये उठा रहे हैं, नया जो कदम है रिफॉर्म का, वो जो उनकी बात होती थी 2020 वाला 2020 उसके लिए उनका कहना ये था कि इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, ये बहुत बड़ा इशू है, डेवलपमेंट का इशू है। आप ऑयल बेस्ड इकनॉमी को हटा के आप उसके बाद दूसरे सोर्स ऑफ रेवेन्यू बढ़ाने जा रहे हैं। इसके ऊपर डिस्कशन अगर होगा तो बहुत सी अच्छी बातें खुल के आएंगी जो उनको पसंद नहीं थी। क्राउन प्रिंस को भी नहीं पसंद थी, और सऊदी अरेबिया में शुरू से ये रहा है कि उनको डिसेंट बिल्कुल नहीं पसंद। लेकिन सर ये बहुत ही अब ये है कि डिसेंट को रोकना बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए कि व्हाट्सएप पर ये बहुत खतरनाक अलामत नहीं है कि एक सहाफ़ी अपनी बात रख रहा है, अगर वो तनकीद कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है हुकूमत को, भले वो अपने मुल्क में कर रहा है, बाहर कर रहा है, एज ए जर्नलिस्ट बिरादरी की बात कर रहे हैं, आप सभी सीनियर जर्नलिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, तो किस तरह से इसको देखते हैं सर? क्योंकि सर ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। देखिए, मर्डर को कौन सपोर्ट कर रहा है? नहीं, मर्डर नहीं सकता, वो इतनी गलत हरकत हुई है, जिसने भी करवाया तब तो मतलब खुल के सामने भी आ गया। लेकिन सर मैं मर्डर से ऊपर बात करना चाह रहा हूं कि एक अपना क्रिटिसिज्म बर्दाश्त ना करना, जैसे अनुराग सर ने भी जिक्र किया कि क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं है, और गवर्नमेंट लेवल पर इतना बड़ा कदम उठा करके प्लान करके मर्डर कर दिया गया। एक सहाफी जो है वो क्या करे? उसका तो काम ही सहाफत है, उसका तो काम ही लिखना है, सच्चाई को लाना है, अवाम के सामने वो आईना पेश करता रहेगा।
क्या इससे डरना चाहिए अब सहाफियों को? देखिए, सऊदी अरेबिया में डेमोक्रेसी कहाँ है भाई? डेमोक्रेसी जहाँ होती है वहाँ सहाफी की इज्जत होती है, वहाँ सहाफी की बात की जाती है। उनके यहाँ तो कंट्रोल मीडिया है, जो स्टेटमेंट गवर्नमेंट दे देती है वो छापा जाता है। आप किंग को या गवर्नमेंट को वहाँ आप क्रिटिसाइज करने का हक नहीं है। कुछ पॉलिसीज पे आप अपने कमेंट दे सकते हैं, इससे ज्यादा कोई है नहीं। उनके यहाँ डेमोक्रेसी तो है नहीं, तो ये सहाफी ये एक ऐसे आदमी थे बाहर बैठ के, ग्लोबली भी सऊदी अरबिया की तो नहीं बल्कि खास तौर से वहाँ पे इस वक्त जो रूलर्स थे उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे। ग्लोबली वॉशिंगटन पोस्ट में लिख रहे थे, जो दुनिया का इतना बड़ा अखबार है। फिर दूसरी तरफ ये था कि उनकी जो ट्वीट्स होते थे या उनकी जो खबरें होती थी वो लाखों सऊदी भी पढ़ रहे थे, जिनसे इन्फ्लुएंस हो रहे थे। एक तो वो पब्लिक ओपिनियन बन रही थी जो अपने कहीं ना कहीं अपने लिए नुकसानदेह लग रही थी। डॉक्टर वेल, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि सर, इन सब के बाद अब जो ये पूरा एपिसोड है, आप क्या देखते हैं सर? सऊदी को इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा? सबसे पहले इस मर्दर में ये इशू शख्सी है, उसकी जो सऊदी क्राउन प्रिंस के ऊपर और ये आदमी है, क्योंकि वहां पर इस आदमी डिसेंट तो अभी तक बनाया भी नहीं है। लेकिन उनकी जब तक कतर के थ्रू आ गया था, उन्होंने एक चैनल खोलना चाहिए। और ये मोहम्मद बिन सलमान मालूम हो गया इस आदमी है, काफी नॉलेज है, काफी इंफॉर्मेशन उनके साथ है, क्योंकि तुर्की सदर में जब तक वहां पर उनके एम्बेसडर में, वहां पर इंटेलिजेंस में, लंदन में उनके साथ भी काम कर दिया था, लंदन भी यूएस भी काम कर दिया था, उनकी काफी मतलब इंफॉर्मेशन है। इसलिए उन्होंने मतलब ये पूरा रिवेंज मांग रहे। देख लो, अगर आप किसी को मारने के लिए आप हायर किलर तो आप पैसा देते, आदमी मर जाते। लेकिन इस आदमी इस तरीका में जिसकी उन्होंने मर्डर किया, कॉन्फ्रेंस कॉल रखा था, पूरा देखा, पूरा हाथ में काट लिया था, सर के काट लिया था, सर आगे ले गया था, उनकी रियाद के लिए ले गया था। इस तरीका में इस आदमी का क्रिमिनल माइंडसेट होना चाहिए। इस आदमी का इतना क्रिमिनल है, किसी की दुनिया में मिला नहीं। इसलिए यहाँ पर लोग आउटरीच हो गया, ग्लोबल इशू भी कम। आप देख लो अभी कितना लोग मर गया, 10 लाख लोग मर गया यमन के ऊपर, कोई आंख में खुला भी नहीं है। लोग क्यों मारा? रोज रोज सऊदी अरेबिया 3 साल के ऊपर लोग, सबसे पूरेस्ट ऑफ द पुअर, कोई देखते भी नहीं है। Then how can we say एक जर्नलिस्ट में इतना आवाज आ रही है? It's a crime. आप पूरा सिस्टम की सर, लेकिन सर खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा? मैं ये समझना चाह रहा हूं कि सर इसका जो असर है सऊदी अरब पर क्या पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका भी कम से कम मॉरल तौर पर तो इसकी जो है हिमायत नहीं कर सकता, वो तनकीद ही करेगा। स्टेप कितना सख्त लेता है नहीं लेता है वो वक्त बताएगा, लेकिन उसको स्टेप लेने पड़ सकते हैं। सऊदी और अमेरिका के रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं असर पड़ेगा, सऊदी टर्की के रिलेशनशिप में भी बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। इसको किस तरह से देख रहे हैं सर? सऊदी को जो नुकसान होंगे मैं वो समझना चाह रहा हूं आपसे सर। सऊदी नुकसान है सिर्फ अमेरिकन के साथ में। सऊदी नुकसान वाले के जो प्रिंस जो बदल करना चाहिए, अमेरिकन में कह रही है मुताब आप डाल दो, जो उनके एम्बेसडर उनके भाई है वो अमेरिका से आया था, वो तो बदल करना। लेकिन पहले पूरा आल सऊद निकालना चाहिए, पूरा सिस्टम बदल करना चाहिए। सऊदी अरेबिया वाले लोग में काफी सफर हो गया। आप देख लो, रिचेस्ट ऑफ द रिच कंट्री इन द वर्ल्ड, 40% अंडर द पॉवर्टी लाइन इन सऊदी अरेबिया। आप ये भी समझ लो, इतना पैसा दे दिया अमेरिकन के लिए, अगर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था फॉर द पैलेस्टीन, अपने वहां लगा लेते तो वो काफी हो गया। दिस इज द प्रॉब्लम। सब दूसरी बात ये, तुर्किश अर्दोगान जो राष्ट्रपति है, उनकी काफी इंफॉर्मेशन है, उनका मालूम पूरा कहानी क्या है, लेकिन वो भी ब्लैकमेल करते सऊदी अरेबिया के ऊपर, क्योंकि वो कुछ ना कुछ रिश्वत मांग। ये तो सारी दुनिया में पॉलिटिकल इशू। आप देख लो कितना लंबी हो गया, जितना लंबी जा रहे हैं, जितना लंबी जा रहे हैं उतना ब्लैकमेलिंग शुरू कर रहा है। कुशनर खुद भी कर रहा है, उनको इन्वॉल्व किया था। डिस्ट्रॉइंग द रिलेशन बिटवीन यूएस, बिल्कुल ठीक बात, सऊदी अरेबिया इज अ पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव। बाकी आदमी मर गया, मरने के लिए एक आदमी मरने के क्या फर्क पड़ता है दुनिया में? तो सही बात है, लोग लेकिन सबको जो है अपना अपना फायदा भी नजर आ रहा है। ये एक बड़ी बात कह रहे हैं और मैं इसको भी जरा और एलेबोरेट करवाना चाहूंगा। त्रिपाठी सर, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, रिलेशनशिप की बात कर लें हम, टर्की, सऊदी, अमेरिका और फिर इन सब के बीच जो ईरान का किरदार है, सर इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस पूरे एपिसोड में टर्की, सऊदी और सऊदी अमेरिका और आपस में इन लोगों के रिश्ते पर तो पूरा असर पड़ने वाला है। मुझे लगता है कि इस सब के बीच में जिसका अगर किसी भी मुल्क का थोड़ा बहुत फायदा होने वाला है तो वो होगा ईरान। ओके। क्योंकि टर्की और अमेरिका के बीच में ज़बानी जंग जारी रहेगी, टर्की और सऊदी के बीच में ज़बानी जंग जारी रहेगी, और अभी अमेरिका का
जो बायकॉट है या जो भी, वो अभी बैकड्रॉप में चला जाएगा कुछ देर के लिए। तो ये एक सबसे बड़ा वो होगा। हाँ, जैसे कि मैंने कहा, यूरोपियन यूनियन के साथ टर्की के रिश्ते खराब होंगे, खराब हो रहे हैं। कुछ और ममालिक के साथ टर्की के रिश्ते खराब होंगे, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं फ़र्क पड़ने वाला है कि जब तक टर्की, इजराइल, जब तक सऊदी अरेबिया, इजराइल और अमेरिका की तिकड़ी बनी रहेगी, तब तक मेरे ख्याल से कोई ख़ास फ़र्क वर्ल्ड की। कमर आगा सर, क्या ये तिकड़ी वाकई बनी रहेगी? सिर्फ बाहर से दिखाया जाएगा कि तुमने ठीक नहीं किया, ये अच्छा नहीं है, लेकिन असल में पीछे से जो है वो, या फिर अंडर द टेबल जो है, हाथ मिले ही रहेंगे क्या? देखिए, बहुत गहरे अलायंस हैं अमेरिका सऊदी अरेबिया के। ये अलायंस एक मर्डर की वजह से खत्म नहीं हो सकते, नंबर। लेकिन सर फिर क्या ये वाकई जरूरत से ज्यादा हाइप मिल रही है इस पूरे एपिसोड को? ऐसा भी है क्या? इंसिडेंट है, जर्नलिस्ट है, ग्लोबल, उसको सब सारी दुनिया जानती थी, जो कि नहीं, लेकिन अब्बास साहब ने हल्का सा जिक्र किया था, मैं उसी को समझना चाह रहा था कि ठीक है, एक इंसान का कत्ल हो गया, इतने मर्डर्स होते हैं, और एक सहाफी है, बहुत से सहाफियों का भी कत्ल होता है इंटरनेशनल लेवल पर, लेकिन इस पूरे मामले को क्या वाकई पकाया जा रहा है जानबूझकर? नहीं, जानबूझ के नहीं पकाया जा रहा है। किसी का मर्डर काउंसुलेट के अंदर नहीं होता, नंबर 1। ठीक बात। और फिर उसके बॉडी पार्ट काट के ले जाया जाए, ये इस तरीके इतना ग्रूसम मर्डर जिस तरीके से हुआ है। और फिर एक आदमी का जो जर्नलिस्ट था न्यूज़पेपर की, उसको अखबार वालों की भी सिंपैथी मौजूद है। और जो एक ऐसे आदमी का मर्डर हुआ जो रिजीम के बहुत करीब था, जो प्रो रिजीम है, वो रिजीम के खिलाफ नहीं थे, वो हाउस ऑफ सऊद के खिलाफ नहीं थे, ये बात भी बिल्कुल सही बात, पॉलिसीज के खिलाफ थे वहाँ के ऊपर, उसके लिए किया था। फिर दूसरी बात ये कि इजराइल, सऊदी अरेबिया और अमेरिका, ये जो एक्सिस है ये बहुत स्ट्रांग बन चुकी है, और ईरान की पॉलिसी में कोई चेंज अमेरिका की आने वाला तो सर मतलब ये मान के चले कि अंडर द टेबल जो है हाथ 4 नवंबर के बाद दूसरा चेंज तो ये जो आज जो तैयब अर्दगान साहब ने कह दिया, उन्होंने ये बात भी देखिए अपनी पूरी बातों में कही थी सर, कि मैं क्राउन प्रिंस की सिंसियरिटी पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा। उन्होंने बाकायदा इसका जिक्र किया, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि ये प्री प्लान्ड मर्डर था। तो इसको किस तरह से देखें? क्या ये सिर्फ दिखावे की बयानबाजियां हैं, चाहे वो ट्रम्प साहब जो भी कह रहे हैं? नहीं, दिखावे की नहीं होती। पब्लिक ओपिनियन है इन देशों में बदल चुकी है। पब्लिक ओपिनियन चाहती है कि इनके खिलाफ कुछ एक्शन लिया जाए, वो लिया जा रहा है, वो ये लोग बोल रहे हैं। अमेरिका में पब्लिक ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी बात ये कि ट्रम्प साहब को भी एक अच्छा मौका मिल गया है। अभी तक उन्होंने $450 बिलियन के डील साइन किए थे, MOU। नहीं, अभी कुछ वक्त पहले से जो बयान आया था, बड़े मजाकिया अंदाज में ट्रम्प साहब ने कह दिया था कि हम खर्चा देते हैं और आप अपना खर्चा उठाइए, ये वो, बाद में उस बात को मुकर गए थे। लेकिन ये क्या ये सब भी कहीं सिक्योरिटी के लिए वो नहीं मुकरे थे। सिक्योरिटी अमेरिका देते हैं, हाँ, देते हैं, कुवैत खर्च वाली बात अमेरिका, सऊदी ने कहा था कि हम उसका जो है उससे फायदा नहीं लेते काइंड ऑफ। नहीं, देखिए, उनका $450 बिलियन के MOU साइन हुए हैं, जिसमें 110 बिलियन के असलहे खरीदने हैं उनको। ट्रम्प का प्रेशर ये होगा कि सऊदी अरेबिया इस तरह के MOU साइन कर देता है, और उसके बाद जब डिलीवरी का कैंसिल बाद में हो जाते हैं या किसी, वो चीजें नहीं होंगी। मतलब एक मौका और मिल गया। टर्की में इनको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा आने वाले समय में। ये काफी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाएंगे। यूरोप में भी इनको इन्वेस्टमेंट डालना पड़ेगा। ठीक है, अनुराग सर, ठीक है, अनुराग सर, आप इंडिया को जो है ऐसे मामले में किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए? ठीक है, अब जो चीजें जो है बहुत तेजी से डेवलप हो गई हैं, सऊदी ने भी मान लिया कि मर्डर हुआ, ये तमाम चीजें, तो इंडिया को किस तरह से करना चाहिए आगे का? देखिए, अभी त्रिपाठी जी बोल रहे थे कि इंडिया की तरफ से कोई ना कोई इस पे स्टेटमेंट आना चाहिए। तो देखिए, ह्यूमन राइट्स की जहां बात आती है, इंडिया का हमेशा जो है स्टैंड बड़ा ही क्लियर रहता है कि मानवीय अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से जो बोलने की, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अगर हम बात करें, तो हिंदुस्तान कुछ अमेरिका और टर्की के बाद तो कम से कम ही जाना चाहिए। हिंदुस्तान में जैसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शायद बड़ी मुश्किल से मिले। बिल्कुल सही बात है। इंटरनली क्रिटिसिज्म, इस बात का तो शायद हमें फक्र हमेशा करना चाहिए, हमेशा हिंदुस्तान को लेकर के। ठीक है सर, डॉक्टर अवाद, मैं आपसे फाइनल कमेंट जरा इस पूरी डिबेट का लेना चाह रहा हूं सर, कि ठीक है, अब मैं ये समझना चाह रहा हूं कि इसको, जो ये पूरा एपिसोड है, फ्यूचर पर्सपेक्टिव में जो दुनिया में उथल पुथल है इस पूरे एपिसोड को लेकर के, उसको सर आप कैसे बयां करेंगे, कैसे देखेंगे? आने वाले वक्त में क्या तब्दीलियां होंगी सर? थोड़ा लेकिन शॉर्ट में सर जाऊंगा जवाब।
तब्दील यह है, सबसे पहले जस्टिस फॉर जमाल होना चाहिए हर हालत भी, और दूसरी बात उसका बदी कहाँ है, बदी करना चाहिए दिखाने के लिए। अगर सऊदी कहानी सही है कह रहे तो बदी बिल्कुल इंटैक्ट है, आदमी मर गया तो ठीक है, मोहम्मद बिन सलमान इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। लेकिन अगर बदी डिसमेंबर्ड हो रहा है दैट स्टोरी विल बी डिफरेंट। यानी मेरा मकसद ये है, इट इज अफेक्टेड बाय मोहम्मद बिन सलमान, हर हालत में निकालना चाहिए। अमेरिकन पॉलिसी जो अरब मुल्क में जब तक मोहम्मद बिन सलमान आया था, उनकी एक तरीका है साउथ कोलिशन बन गया, ठीक है सर, और सम कंट्री आर नॉट हैप्पी विद दिस कोलिशन। सऊदी अरेबिया इज पेइंग द प्राइस। तुर्की में अमेरिकन के साथ में तरफ जाएंगे, बट ईरान ऑफ कोर्स इज हैप्पी बिकॉज़ व्हाटएवर डेवलपिंग इन द अरब वर्ल्ड इज बेनिफिटिंग ईरान। चलिए सर, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल हुए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, तमाम डेवलपमेंट्स तो हैं और सभी ये समझ रहे हैं कि हर मुल्क कहीं ना कहीं अपना मफाद जरूर देख रहा है, उसके हिसाब से अपनी बयानबाजी भी उसको कहीं ना कहीं उसके हिसाब से बयान भी आ रहा है, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग भी दिख रही है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे अहम बात है वो जरूर होनी चाहिए, जो कि बात निकल करके अभी डॉक्टर आबाद की तरफ से आई भी, कि जस्टिस फॉर जमाल होना चाहिए। कसूरवार कौन है, क्या है और इसके पीछे कौन है, चीजें साफ होनी चाहिए। आज स्पेशल एट 4 में बस इतना ही।